नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हमने बात की कि प्लाज्मा जो है ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, तो इसमें टेम्परेचर का क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ तक टेम्परेचर जा सकता है इसमें, या इसका टेम्परेचर जो है हम कैसे निकालते हैं, इसमें टेम्परेचर की जो है क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास। इससे पहले अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें कि इसका टेम्परेचर हम लेंगे कैसे। अब हमें पता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें हमारे पास काफ़ी सारे पार्टिकल्स हैं, तो क्या हम हर पार्टिकल्स की इंडिविजुअल वेलोसिटी निकाल सकते हैं? क्या हम हर पार्टिकल की इंडिविजुअल मोशन निकाल सकते हैं? नहीं। अगर हमारे पास एक सिस्टम में काफ़ी सारे पार्टिकल्स हैं तो हम इनको इंडिविजुअली उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड नहीं कर सकते। रेदर हम उन सब पार्टिकल्स का जो है एक एवरेज इफेक्ट निकाल लेते हैं कि अगर हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम उन सब पार्टिकल्स की जो है एक एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं। हम उन सब पार्टिकल्स की जो है एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं। सो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो इसमें भी पार्टिकल्स को जो है हम इसी तरह से डील करेंगे। अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम हैज पार्टिकल्स ऑफ ऑल वेलोसिटीज एंड मोस्ट प्रोबेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज वेलोसिटीज इज नाउन एज मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक गैस जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में उसमें जो है हर वेलोसिटीज़ के पार्टिकल्स होते हैं, तो इसलिए जो है इन सब वेलोसिटीज़ के लिए जो हम डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं फाइंड आउट करने के लिए वो मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी कंसिडर अ गैस इन विच पार्टिकल्स कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन। अब हम बात कर रहे हैं कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन हम जो है अगर हम मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं सो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम कह देते हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सब। A strong magnetic field can constrain electron to move along one field lines। ऐसा होता नहीं है, तो इसके ऐसा करवाने के लिए हमें जो है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी कि जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फील्ड लाइन के साथ साथ जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करें। The one-dimensional Maxwellian distribution is given by Fu is equal to a exponential minus 1/2 mu square over kt। तो हमने कहा था मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन से हम इनकी एवरेज वेलोसिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो उसके लिए हमने ये इक्वेशन ली है जिसमें जो है एफ डी यू इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब, द वेलोसिटी यू बिटवीन u प्लस डी यू। जो वेलोसिटी है वो हमारे पास होगी u प्लस डी यू, जहाँ तक जो है हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ u आता है। 1/2 mu इज़ द काइनेटिक एनर्जी एंड k इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है k इज़ इक्वल टू 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब हमने पार्टिकल्स जो हैं पर मीटर क्यूब में लिए हैं, तो हमारे पास इनकी डेंसिटी किस तरह से आएगी, n इज़ इक्वल टू इंटेग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ यू इंटू डी यू। द कॉन्स्टेंट ए इज रिलेटेड टू डेंसिटी। यहाँ पर जो है हमारे पास अभी हमने जो एक ए पढ़ा है ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट है जिसको हम कहते हैं कि डेंसिटी से रिलेटेड है। इट इज़ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, ये सेम होता है फॉर ऑल पार्टिकल्स। सो डेंसिटी से रिलेट करके हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू एन m/2 1/2, जिसको जो है हम मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर पार्टिकल्स मूविंग इन वन डायरेक्शन बोलते हैं। द विड्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट t, so we can compute the average kinetic energy of the particle in this distribution। अब हमने क्योंकि एवरेज चीज़ निकालनी है, हमने कहा हम अलग अलग नहीं निकाल सकते, या तो हमें उनकी एक एवरेज वेलोसिटी निकालनी है या एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हमें जो भी निकालना है वो एवरेज में बात करेंगे। सो ई एवरेज के वो जो भी हम एनर्जी निकाल रहे हैं वो एवरेज में लिखेंगे, और हम कंप्यूट किसको कर रहे हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। सो ये हमारे पास किस तरह से आती है, इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1/2 mu स्क्वायर एफ यू डी यू ओवर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटेग्रल एफ ऑफ यू इंटू डी यू। बाय इंट्रोड्यूसिंग और बाय डिफाइनिंग, यहाँ पे हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, डैट इज़ वी टी एच। वी थर्मल भी बोल लें या वी ही बोल लें। सो वी इज़ इक्वल टू 2kT/m इंटू 1/2, ये हमने इस इक्वेशन में यूज़ करनी है। एंड वाई इज़ इक्वल टू यू ओवर वी टी एच। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है वाई इज़ इक्वल टू यू ओवर वी टी एच, इसी से ही हमने ये वाली वैल्यू निकाली है। हमने कहा था u ओवर v। सो यहाँ पर इस इक्वेशन में ये हमारे पास u स्क्वायर है, तो बाकी जो टर्म बचती है हमारे पास m/2kt, ये हमारे पास v की फॉर्म में है, या इसको जो है हम v बोल रहे हैं क्योंकि ये वहाँ पर हमारे पास 1/v में आ रही है, हमें v में चाहिए तो ये जो रकम है ये फिर इन्वर्स में चली जाएगी, और ये 1/2 हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाया है, डिफाइन करवाया। अब हमने कह दिया था कि y इज़ इक्वल टू यू ओवर v है,
तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो फिर किस तरह से बन जाती है, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस यू स्क्र ओवर वी स्क्र। यहाँ पर इस इक्वेशन में ये यू स्क्र ऑलरेडी था, बाकी टर्म जो है हमारे पास वी स्क्र बन गई। और फिर इसी टर्म से जो हमने इक्वेशन 3 निकाली थी वो किस तरह से बन जाती है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन जो है इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब ख्याल रखना है, यहाँ पर यू स्क्र हमारे पास ऑलरेडी था, हम जो है इस एफ ऑफ यू डी यू की वैल्यू लगा सकते हैं, नीचे भी एफ यू डी यू की वैल्यू लगा सकते हैं, एफ यू की वैल्यू, और इसकी वैल्यू हम कौन सी लगाएंगे, ये जो अभी हमने इधर निकाली है, एफ यू इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस यू स्क्र ओवर वी स्क्र। सो एफ यू की वैल्यूज़ लगाएंगे दोनों जगह पर हम, हमारे पास जो है 1/2 एम और ए, ये कांस्टेंट टर्म्स थी, इनको बाहर निकाल लिया है, नीचे से हमने जो है ए बाहर निकाल लिया है, हमारे पास क्या बच जाता है, एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्र, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर फिर एक यू स्क्र बचता था, एक तो एफ ऑफ यू में हमारे पास ऑलरेडी ए एक्सपोनेंशियल माइनस यू स्क्र ओवर वी स्क्र आ गया इसकी जगह पर, तो ये वाला जो यू स्क्र बचता था उसके लिए हमने जो है वी स्क्र को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, जब डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास यू और वी है वो वाई की फॉर्म में है, तो वो वाई स्क्र हो जाएगा, और जो बाहर है वो फिर हम बाहर ले जाएंगे। नीचे हमारे पास है ए इंटेग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्र डी वाई। अब हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये वाली जो इक्वेशन है इसको अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करें तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था कि अगर हमारे पास u और v dx हो तो इनको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें, तो हम फर्स्ट वन एज इट इज़ लिखते हैं माइनस इंटेग्रल डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट और इंटेग्रल एंड इंटेग्रल ऑफ सेकेंड दोनों साइड्स पे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वायर था तो हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए वाई और एक वाई को हम वहाँ ले गए हैं, वाई कर दिया है हमने। सो इसमें हमारे पास जो है हमें पता है, हमें ये भी पता है कि जब हमारे पास कोई वर्ड हो या कोई हमारे पास कोई वैल्यू हो और आगे उसका डिफरेंशियल हमारे पास मौजूद हो, जैसे यहाँ पर वाई है और आगे उसका डिफरेंशियल डी वाई मौजूद है, तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। सो इसी तरह जो है हम फिर जो है इसको इंटेग्रल बाय पार्ट्स करेंगे, इसको हम जो है फर्स्ट लेंगे, इसको हम जो है सेकंड लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, -1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर, इंटेग्रल लिया है ना तो जो 2 था वो स्टार्ट में आ गया हमारे पास, और ये वाला जो y है ये हमारे पास ऑलरेडी इसके साथ था, यहाँ पर माइनस आएगा फिर, और फिर से जो है हमारे पास उसका डेरिवेटिव मौजूद है वो 1 हो जाएगा, और फिर से जो है एक्सपोनेंशियल जो है हमारे पास -1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वन है हमारे पास इस पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट क्या थी, -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये सारी टर्म जो है ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, हमारे पास जो है जस्ट ये टर्म बच जाएगी, इसमें ये माइनस और ये माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, सो अंदर हमारे पास बचा एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई, इसको हम कहते हैं पुट इन इक्वेशन 4। जो ये वाली इक्वेशन थी इसमें जो है यहाँ पर इस चीज़ का हमने इंटेग्रल लिया है, यहाँ पर अब दोबारा यही वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये और वो जो इंटेग्रल से आंसर आया था वो कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास आ जाएगा ई एवरेज इज इक्वल टू 1/2 एम ए वी स्क्र, 1/2 जो हमारे पास ये वाला है ओवर ए, सो ए जो है दोबारा ए से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 एम वी स्क्र टी एच। अगर हम फिर से वी स्क्र की वैल्यू यहाँ पर लगाते हैं डेट इज़ 2 kT ओवर एम 1/2, और इस जो वी स्क्र का स्क्र था वो इधर आ गया, ये और ये कैंसिल हो गए, एम एम से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 1/2 kT। Thus, average kinetic energy of the system or of the particle is 1/2 kT. For general result, we said E equivalent या EAV average is equal to 1/2 kT per degree of freedom. अगर हम फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इतनी होगी। नेक्स्ट हम कहते हैं प्लाज्मा कैन हैव सेवरल टेम्परेचर एट द सेम टाइम, it often happens that the ions and electron have separate Maxwellian distribution with different temperature Ti and Te। हम कहते हैं एक ही टाइम में प्लाज्मा के पास सेवरल टेम्परेचर्स होते हैं, जैसे अभी हमने सूरज की बात की कि वो एक ही सन है ना, लेकिन उसकी जब हमने लेयर्स पढ़ी हैं तो किसी लेयर का कोई टेम्परेचर था, किसी का कोई था, होता तीनों में ही प्लाज्मा है लेकिन तीनों में टेम्परेचर डिफरेंस था, और वो क्यों था, क्योंकि हमारे पास जो है आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशंस होती हैं
टेम्परेचर से रिलेटेड वो डिफरेंस होती हैं। अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो आयंस के लिए टी आई आएगा, और इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं सो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास जो है टी ई होगा।